विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सायक संधि। सायक संधि जो है ब्रिटिश सरकार की साम्राज्य विस्तार की नीति का एक अंग थी। ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदों ने भारत में साम्राज्य प्रसार को लेकर अनेक प्रकार की नीतियों को लागू किया था, जिसमें युद्ध नीति और कूटनीति आदि प्रमुख रही। और कूटनीति के अंतर्गत ही सायक संधि का प्रयोग उनके द्वारा किया गया। और ये प्रथा जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू की गई थी। और इस संदर्भ में वी.ए. स्मिथ कहते हैं कि वेलेस्ली की सायक संधि का तात्कालिक उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बनाना था। और सायक संधि वेलेस्ली की साम्राज्य विस्तार की नीति का एक महत्वपूर्ण साधन थी। इसके द्वारा वेलेस्ली ने अंग्रेज कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया, भारतीय नरेशों के दरबार और राजनीति में अंग्रेजी प्रभाव को बढ़ाया और फ्रांसीसियों के प्रभाव को उन्होंने भारत में नष्ट करने में सहायता प्राप्त इस संधि के द्वारा की। यद्यपि सायक संधि व्यवस्था विद्यार्थियों बिल्कुल नई नहीं थी, परंतु वेलेस्ली ने इसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान किया। अतएव ये संधि उसी के नाम से प्रसिद्ध है और वही उसका जन्मदाता कहलाता है। सायक संधि की रूपरेखा के बारे में हम बात करें तो देशी राज्यों पर ब्रिटिश सत्ता को स्थापित करने वाली ये सायक संधि कंपनी और देशी राज्यों के बीच में होती थी। इस संधि के अनुसार, यानी संधि का स्वरूप क्या था विद्यार्थियों, तो इस संधि के अनुसार कंपनी देशी राज्यों को सैनिक सहायता प्रदान करने का वचन देती थी और उसके एवज में या उसके बदले में कंपनी देशी राज्यों से आर्थिक सहायता प्राप्त करती थी, यानी धन प्राप्त करती थी। डॉक्टर R.C. मजूमदार कहते हैं कि इस संधि के उद्देश्यों के बारे में लिखते हैं कि कंपनी की स्थिति को सुरक्षित बनाने और ब्रिटिश साम्राज्य के हित की सुरक्षा करने में तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए वेलेस्ली ने भारतीय राजाओं के साथ सायक संधि की नीति का अनुसरण किया था। वेलेस्ली द्वारा जो परिवर्धित ये सायक संधि थी, उसकी प्रमुख रूपरेखा जो है निम्न प्रकार रही। सर्वप्रथम, जो देशी राज्य अंग्रेजी कंपनी के साथ सायक संधि कर लेता था, उसे कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लेनी पड़ती थी। वह बिना कंपनी की स्वीकृति के या मंजूरी के किसी दूसरे राज्य के साथ न तो युद्ध कर सकता था और न कोई संधि कर सकता था। इसका तात्पर्य विद्यार्थी ये था कि उसकी विदेश नीति अंग्रेजों के नियंत्रण में रहेगी। इस प्रकार कंपनी की प्रभुत्व शक्ति उस राज्य पर स्थापित हो जाती थी। दूसरा बिंदु जो है इसमें यह था कि सायक संधि करने वाले देशी राज्य या रियासत को अपने यहाँ एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, जिसका प्रयोग जो है न केवल उस देशी राज्य की रक्षा के लिए किया जाता था, बल्कि कंपनी भी अपनी रक्षा तथा अपने राज्य विस्तार के लिए उसका प्रयोग कर सकती थी। यानी देशी राज्य और ब्रिटिश कंपनी खुद भी उसका प्रयोग कर सकती थी, लेकिन इस सेना का खर्च जो है वो देशी राज्य को उठाना पड़ता था। और इस खर्च के लिए या तो वह राज्य जो संधि कर रहा है वह या तो नगद रुपया देता था या उतनी ही आय का या आमदनी का जो भूभाग है वह कंपनी को उसे देना पड़ता था। और इस प्रकार कंपनी की आय अथवा उसके राज्य विस्तार में वृद्धि हो जाती थी, यानी कंपनी को उससे फायदा होता था। तीसरा बिंदु यह है कि सायक संधि करने वाले देशी राज्य को अपने दरबार में एक अंग्रेज यानी ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ता था और राज्य के शासन कार्य में उसकी सलाह या परामर्श भी लेना पड़ता था। इस प्रकार विद्यार्थियों, देशी राज्य में कंपनी का एक उच्च अधिकारी अफसर हमेशा रहता था जो उसके शासक की गतिविधि पर अपनी दृष्टि रखता था, यानी राज्य अब आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं रह गया था। चौथा बिंदु यह है कि जो देशी राज्य कंपनी के साथ सायक संधि करता था, उसे ये वचन देना पड़ता था कि वह कंपनी की आज्ञा के बगैर या अनुमति के बगैर अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य किसी यूरोपियन को अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रखेगा। और इस शर्त का उद्देश्य देशी राज्यों में फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम करना था, क्योंकि फ्रांसीसी विद्यार्थियों अंग्रेजों के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे भारत में। तो ऐसी स्थिति में वो फ्रांसीसियों के प्रभाव को बढ़ने से रोकना चाहते थे और इसलिए उन्होंने देशी राज्य जो संधि कर रहा था सायक संधि, उसको इस बात को मानने के लिए बाध्य किया कि वह किसी भी यूरोपियन को अपने यहाँ अंग्रेजों की अनुमति के बगैर नौकरी नहीं देगा। सीधा सीधा अर्थ यही हुआ कि अंग्रेज किसी अन्य यूरोपियन को अपने से आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। एक अन्य बिंदु इस रूपरेखा का ये था कि इन सब के बदले में अंग्रेजी कंपनी सायक संधि करने वाले देशी राज्य को बाह्य आक्रमण से रक्षा तथा आंतरिक उपद्रवों या विद्रोह के दमन करने का भार अपने ऊपर ले लेगी।
उस राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का कंपनी वचन देती थी, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं था। वेलेजली की जो उपरोक्त सहायक संधि व्यवस्था थी एक प्रकार से अंग्रेजों के लिए पूरी तरह लाभदायक थी, परंतु भारतीय राजाओं व उनकी प्रजा के लिए सभी तरीके से हानिकारक साबित हुई। इसके बाद हम देखें कि इस संधि के गुण क्या थे। तो गुण विद्यार्थियों, सहायक संधि से कंपनी को होने वाले लाभ थे। भारतीयों के लिए तो जैसा कि हमने कहा देश राजाओं के लिए और प्रजा दोनों के लिए नुकसानदेह थी। तो इसके जो गुण है वो सहायक संधि से कंपनी को होने वाले लाभ ही हैं। और कंपनी के दृष्टिकोण से तो इस प्रथा में गुण ही गुण थे, और जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वेलेजली ने इसका सूत्रपात किया था या इस प्रथा को लागू किया था, इस प्रणाली को शुरू किया था, उसकी पूरी तरह से पूर्ति हो गई थी। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की सुरक्षा करने तथा उसे आगे बढ़ाने के लिए वेलेजली ने भारतीय राजाओं के साथ सहायक संधि की नीति का अनुसरण किया था, और अपने इस उद्देश्यों में वेलेजली पूरी तरह से सफल रहा। इस संधि का सबसे बड़ा फायदा उनको ये हुआ कि फ्रांसीसियों का प्रभाव भारतीय राज्यों से पूरी तरह समाप्त हो गया। दूसरा फायदा उनको ये था कि भारतीय जो राजा हैं वो पूरी तरह एक दूसरे से अलग थलग कर दिए गए, क्योंकि अब उनकी विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में चली गई और वे आपस में मिलने का कोई भी प्रयत्न या संधि करने का प्रयत्न नहीं कर सकते थे। और इससे अंग्रेजों को एक एक करके सभी विरोधी भारतीय नरेशों को समाप्त करने में सुविधा प्राप्त हो पाई। यानी भारतीय देशी राज्य अंग्रेजों के खिलाफ कोई संगठन नहीं बना सके। एक अन्य फायदा उन्हें यह था कि अंग्रेजी कंपनी की सैनिक सीमाएं उसकी राजनीतिक सीमाओं से बहुत आगे बढ़ गई, क्योंकि विद्यार्थियों जिस जिस राज्य ने संधि की थी वहाँ पर अंग्रेजी सेना मौजूद थी और वहाँ पर अंग्रेजी सैनिक शक्ति का प्रभाव स्थापित हो गया था। इस संधि को करने वाला राज्य सैनिक दृष्टि से पूरी तरह कंपनी पर आश्रित हो गया, क्योंकि उसके राज्य की मुख्य सेना उसकी स्वयं की नहीं बल्कि कंपनी की थी। यद्यपि वो उसे उसके लिए धन देता था, लेकिन वो उसकी अपनी सेना नहीं थी। एक अन्य फायदा ब्रिटिश कंपनी को ये हुआ कि इससे कंपनी का प्रभाव और उसकी सीमाओं में विस्तार हुआ, परंतु तब भी यूरोपीय राज्यों में अंग्रेजों के प्रति शंका और ईर्ष्या की संभावना बहुत कम थी। एक फायदा कंपनी को यह भी था कि देशी राज्यों में ब्रिटिश रेजिडेंट, जैसा कि मैंने बताया था, रखा जाता था, और उसके नियुक्त हो जाने से देशी राज्यों के आंतरिक शासन पर भी कंपनी का अधिकार जो है थोड़ा बहुत तो हो ही गया स्थापित, और वो जो है पूरी तरह ध्यान रखता था कि जो देशी शासक है वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उससे अंग्रेजों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। और वहाँ पर जो भी कंपनी के खिलाफ जो भी षड्यंत्र या कुचक्र चलने की संभावना वैसे तो पूरी तरह समाप्ति हो गई विद्यार्थियों, लेकिन यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न भी होती थी तो उसकी सूचना तुरंत कंपनी को मिल जाती थी। एक फायदा ये भी रहा कंपनी को कि सहायक संधि से कंपनी की आय तथा साम्राज्य दोनों में वृद्धि हो गई, जिससे कंपनी की शक्ति इतनी मजबूत हो गई कि उसे भारतीय अथवा अभारतीय आक्रमणों को यानी विदेशी आक्रमणों का कोई भी डर अब नहीं रहा। सहायक संधि से भारत में शांति स्थापित करने में भी बड़ा सहयोग मिला। इस व्यवस्था ने देशी राज्यों की महत्वाकांक्षाओं तथा उनकी हिंसा वृत्ति को कुचल दिया। यानी देशी राज्य आपस में युद्ध नहीं करते थे, इसलिए देश में शांति स्थापित हो गई। अब देशी राज्य विद्यार्थियों कंपनी के संरक्षण में खुद को पूरी तरह सुरक्षित समझने लगे और शांति में जीवन बिताने लगे। सहायक संधि ने कंपनी के राज्य की नींव को मजबूत बना दिया और उसके साम्राज्य का कार्य सरल कर दिया। यानी साम्राज्य विस्तार जो है उसका कार्य अब आसान हो गया और कंपनी को भारत की सार्वभौम प्रभुत्व संपन्न सत्ता बनने का मार्ग भी अब खुल गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे फायदे वेलेजली की सहायक संधि से हुए और इसीलिए वेलेजली की गणना भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापकों में की जाती है। P.E. रॉबर्ट्स जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, वे लिखते हैं कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को भव्य रूप प्रदान करने का श्रेय वेलेजली की अदम्य इच्छा शक्ति, तथ्यों की राजनीतिक पकड़ और सृजनात्मक कल्पना को है। विद्यार्थियों, ये तो फायदे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हुए इस संधि से, लेकिन देशी राज्यों को जो नुकसान हुए वो इस संधि के दोष माने जाएंगे।
तो इसकी हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि सहायक संधि के दुष्परिणाम देशी राज्यों और जनता के लिए बहुत घातक साबित हुए। भारतीय राज्यों के लिए यह संधि एक स्थायी दुर्बलता, भ्रष्टाचार, कुशासन और पतन का कारण बनी और भारतीय राज्यों को इससे निम्न प्रकार से हानि हुई। सर्वप्रथम, सहायक सेना के खर्च का असहनीय बोझ देशी राज्यों पर पड़ गया और उनको इतना ज़्यादा धन देना पड़ता था, यानी ब्रिटिश कंपनी की मांग इतनी ज़्यादा होती थी कि नगद रुपया देने के बाद जनता के कल्याण खर्चों पर खर्चा करने के लिए या व्यय करने के लिए राज्यों के पास कुछ भी नहीं बचता था। दूसरी जो इससे हानि हुई वह यह थी कि राज्यों में जब धन का अभाव होता था तो वो ब्रिटिश कंपनी को भू क्षेत्र उतनी ही आमदनी का देने लग जाते थे और इसका जो है फ़ायदा कंपनी को ये होता था कि उसका जो क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र जो है वो बढ़ जाता था और कंपनी उस राज्य के सबसे अधिक उपजाऊ और संपन्न भू क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेती थी। कभी कभी तो ये भी होता था विद्यार्थियों की सारा राज्य ही कंपनी के हाथों में चला जाता था। तीसरा दोष इसका ये रहा कि राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसमें गिरावट आई और जो इस संधि के लागू होने पर जो संरक्षित राज्य थे उनमें जो किराए के सैनिक थे उनको सब ब्रिटिश सरकार ने उनको सबको बाहर निकाल दिया क्योंकि ब्रिटिश सेना अब वहाँ पर थी और जब ये सैनिक बेकार हो गए तो ये सैनिक चोरी तथा डकैती करने लगे और इनमें से बहुत से पिंडारियों से जा मिले और आम लोगों के लिए अभिशाप बन गए। तो इस प्रकार आर्थिक व्यवस्था को भी इसने चौपट कर दिया देशी रियासतों की। इसके बाद एक और हानि ये हुई कि देशी रियासतों का आंतरिक पतन भी हो गया क्योंकि देशी राजाओं को ये ज्ञात था कि उन पर अब कोई बाहरी आक्रमण तो हो नहीं सकता और जब तक वे अपनी सुरक्षा के लिए धन देते रहेंगे उनका राज्य भी बना रहेगा। इस सुरक्षा की भावना ने देशी राजाओं को निकम्मा और लापरवाह यानी बेफिक्र बना दिया और उनका जीवन अब भोग विलास में बीतने लगा। अब उनमें न तो उत्तरदायित्व की भावना रह गई थी और न प्रजा पालन की कामनाएं उनमें शेष रही थी और उनका एकमात्र उद्देश्य या लक्ष्य यह हो गया था कि विलासितापूर्ण जीवन बिताना है और इसके लिए वे अपनी प्रजा का जो है शोषण करने लगे और उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के अत्याचार करने लगे क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार को धन चुकाने के लिए पैसा चाहिए था और वो जनता से ही वसूल कर सकते थे और इस सब की वजह से जो है राज्यों में कुशासन तथा भ्रष्टाचार का प्रकोप भी बढ़ता ही चला गया। लेकिन विद्यार्थियों, इसका अंतिम परिणाम क्या निकला? वो ये हुआ कि बहुत से राज्य कुशासन तथा भ्रष्टाचार के आधार पर कंपनी के राज्य में मिला ली गए। 1856 में अवध का विलय ब्रिटिश सरकार ने किया था, उस पर आरोप लगाया था कि उसके राज्य में कुशासन है, राजा जो है सही तरीके से नवाब जो है राज्य नहीं चला पा रहा है। लेकिन विद्यार्थियों, क्योंकि अवध ने पहले से ही सहायक संधि कर रखी थी अंग्रेजों के साथ, तो इसलिए कुशासन के जिम्मेदार भी अंग्रेज हुए। लेकिन अंग्रेजों को क्योंकि एकमात्र उनका उद्देश्य अपना राज्य का विस्तार करना था, अपनी शक्ति को सर्वोच्च बनाना था, तो इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे और इस प्रकार कुशासन ग्रस्त जो है ये देशी राज्य हो गए जिन्होंने सहायक संधि की थी। एक अन्य दोष ये भी था इस संधि में कि ब्रिटिश रेजिडेंट जो वहाँ पर रहता था वह आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता था और रेजिडेंट जो है अनावश्यक हस्तक्षेप इन राज्यों की नीतियों में करता था और इससे भ्रष्टाचार में और अधिक वृद्धि हो जाती थी। और ये रेजिडेंट जो है आमतौर पर देशी राज्यों में कंपनी के गुप्तचर का काम भी करते थे, यानी राज्यों की गुप्त सूचनाएं भी कंपनी अधिकारियों तक पहुंचाते थे। साथ ही एक दोष ये भी था कि राष्ट्रीय सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का पतन हो गया। यानी इस संधि का जो है अंतिम प्रभाव विद्यार्थियों हम ये देखते हैं कि भारतीय राजाओं व नवाबों की राष्ट्रीय भावना, शासन के प्रति जो उत्तरदायित्व की भावना है और साहस, सैन्य संगठन की देखभाल आदि सभी को जो है समाप्त इसने कर दिया। भारतीय राजा शासन संबंधी कोई भी निर्णय लेने और करने की स्थिति में नहीं रहे और परिणाम स्वरूप उनका आत्मगौरव और आत्मसम्मान नष्ट हो गया और भारतीय राज्य निरंतर पतन की ओर बढ़ते चले गए। इसीलिए मुनरो लिखता है कि देशी यानी मित्र राज्यों को राष्ट्रीय चरित्र की स्वतंत्रता और समस्त सम्मानपूर्ण व्यवहार खोकर ही सुरक्षा प्राप्त हुई थी। यानी न तो उनकी स्वतंत्रता बची थी और न उनका कोई राष्ट्रीय चरित्र बचा था। लास्ट में विद्यार्थी हम देखते हैं कि इस संधि का समग्र प्रभाव क्या रहा।
तो ये जो सारा विवरण मैंने आपको अभी बताया, तो उससे ये स्पष्ट हो ही गया है कि वेलेजली की सहायक संधि की प्रथा से कंपनी को चाहे जितना लाभ हुआ हो, परंतु देशी राजाओं तथा उनकी प्रजा को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। भारतीयों की दृष्टि से सहायक संधि पूरी तरह हानिकारक थी। भारतीय राज्यों की शक्ति इससे पूरी तरह समाप्त हो गई और वे राज्य प्राय अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनते चले गए। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। थॉमस मुनरो इस संधि के कुप्रभाव के संबंध में लिखता है कि जहाँ कहीं सहायक संधि की प्रथा चलाई गई, वहाँ पर जल्द ही देश में गांव के पतन और जनसंख्या के घटने के रूप में इसके चिन्ह दिखाई देते हैं। आर्थर वेलेजली ने भी लिखा है कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने समस्त भारतीय शक्तियों को शून्य की स्थिति में कर दिया, यानी जीरो पर उनको पहुंचा दिया। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि सहायक संधि प्रथा से अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा लाभ हुआ हो, लेकिन भारतीय राजाओं के लिए, उसकी प्रजा के लिए और सबसे अधिक भारतीय राष्ट्रीयता के लिए ये संधि प्रणाली एक जहरीला नाग साबित हुई, जिसे सहायक धनराशि का दूध पिलाकर जिन राजाओं ने पाला, अंत में इस नागिन ने उन्हीं को डस लिया। एक यूरोपियन विद्वान के शब्दों में कहना चाहेंगे कि सहायक संधि प्रथा सिवाय एक धोखे के और कुछ नहीं थी। उनका उद्देश्य इंग्लैंड की जनता की आंखों में धूल झोंकना था। ये देश प्रत्यक्ष नहीं जीते जाते थे। वहां के राजाओं को छत्र, चंवर आदि समस्त राज चिन्हों सहित गद्दी पर तो रहने दिया जाता था, किंतु असली ताकत उनके हाथों से निकलकर एक राजनीतिक अंग्रेज एजेंट यानी रेजिडेंट के हाथों में दे दी जाती थी। डॉक्टर वी स्मिथ ने भी लिखा है कि मक्खियों की तरह भारतीय नरेश ब्रिटिश जाल में बुरी तरह फंस गए और बच निकलने की सब आशाएं शिथिल पड़ गईं। सारांश में ये कह सकते हैं कि सहायक संधि वेलेजली की महान कूटनीति का एक व्यवहारिक स्वरूप था। अनेक भारतीय नरेश इस मकड़ी के जाल में फंसते गए और इसमें फंसने के बाद उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वे अपनी संपूर्ण शक्ति को खोकर अंग्रेज कंपनी पर पूरी तरह आश्रित हो गए हैं। इस प्रकार अंग्रेजी हित की दृष्टि से वेलेजली की सहायक संधि प्रथा बहुत सफल साबित हुई और ये पद्धति जो है अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार में अत्यधिक सहायक साबित हुई और इसका समस्त लाभ, जैसा कि हमने देखा, एक पक्षी था। भारतीय राजाओं और राज्यों को इससे केवल हानि हुई और इस प्रकार सहायक संधि प्रथा, जैसा कि मैंने भी कहा, कि ब्रिटिश सरकार की साम्राज्य प्रसार नीति का एक अंग था और इस संधि का प्रयोग करके वो अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल हो गए। धन्यवाद।